स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से ढेर सारे प्रश्नों का संग्रह। पहला प्रश्न आपका यहाँ कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहाँ था। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक जो बनाया गया था उसका पहला जो मुख्यालय खोला गया था भारतीय रिजर्व बैंक का, वह पहला मुख्यालय खोला गया था कोलकाता में। कहाँ खोला गया था? तो पहला मुख्यालय जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो खोला गया था वह खोला गया था आपका कोलकाता में। प्रथम मुख्यालय इसका खोला गया था कोलकाता में, इसका प्रथम मुख्यालय खोला गया था। तो कोलकाता में जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? आरबीआई का जो है प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता में खोला गया था। 1937 ईस्वी में इसे अस्थायी रूप से कहाँ ले आया गया? 1937 ईस्वी में इसे अस्थायी रूप से मुंबई ले आया गया। आरबीआई जो है, आरबीआई इसे बैंकों का बैंकर भी कहा जाता है। आरबीआई दोस्तों 1935 में स्थापित हो गया था। आरबीआई की स्थापना कब हुआ? 1935 में स्थापना हुआ था। तो बैंकों का अगर बैंकर कहा जाए तो वह किसे कहा जाएगा? आरबीआई को कहा जाता है। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक आया था, पीएनबी आया था। वह कब आया था? 1894 में भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक लाया गया था। इसके बाद बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीन बैंकों को मिला करके 1921 में जो बना था वह इंपीरियल बैंक बना था। 1921 में क्या बना था? इंपीरियल बैंक का गठन किया गया था। तीन बैंकों को मिलाकर, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलाकर के कौन सा इंपीरियल बैंक का गठन कब हुआ? 1921 में हुआ था। अच्छा, फिर इसी इंपीरियल बैंक का जो है नाम बदलकर, ये जो इंपीरियल बैंक है इसी का नाम बदलकर 1955 में एसबीआई कर दिया गया। 1955 में इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, इसी का नाम बदलकर कर दिया गया। किसका नाम? इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर एसबीआई कब किया गया? तो 1955 में कर दिया गया था। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य इसमें से कौन है? तो इसमें पहला है कि पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं, सही जवाब है। बेडन पॉवेल ने स्काउटिंग की स्थापना की, यानी स्काउट गाइड की स्थापना की, ये भी सही है। तीसरा है कि स्पेन के अन्वेषणकर्ता वास्को नुनीज डी बाल्बोआ ने सर्वप्रथम प्रशांत महासागर का खोज किया, तो ये भी सही, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। असत्य में जो है ये ऑप्शन डी आ जाएगा, असत्य वाले में जो आ जाएगा वह ऑप्शन डी आ जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे कि पाणिनि जो है संस्कृत व्याकरण का जनक इन्हें माना जाता है। संस्कृत व्याकरण का जनक इन्हें कहा जाता है, पाणिनि को। पाणिनि के व्याकरण की पुस्तक का नाम क्या लिखा जाता है? तो अष्टाध्यायी लिखा जाता है। अष्टाध्यायी कौन लिखे थे? तो पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया था। बेडन पॉवेल 1921 ईस्वी में स्काउटिंग यानी स्काउट गाइड की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1921 ईस्वी में स्काउट गाइड की स्थापना कर दिए थे। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यह अमेरिका और एशिया महाद्वीप को अलग करता है। किसको किसको? अमेरिका को एशिया से अलग करता है। कौन करता है? तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, यह अलग करता है। किसको किससे करता है? तो अमेरिका को एशिया से करता है। चलिए तीसरे प्रश्न पे यहाँ आते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक कथन असत्य है? पहला यहाँ आपका पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण स्टॉकहोम के आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उप परिणाम के रूप में हुआ था। जी हाँ, यह उप परिणाम के रूप में हुआ था। दूसरा है कि इस संगठन का उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रह, मूल्यांकन तथा पारस्परिक आदान प्रदान करना है, ये भी सही है। तीसरा है इसका मुख्यालय नैरोबी में है। इसका मुख्यालय कहाँ? नैरोबी में बनाया गया है, तो ये भी सही, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर आ जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर आ जाएगा। चलिए फिर चलते हैं हम किस पे? चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ आपका कहता है कि आधुनिक गांधी किसे कहा जाता है? आधुनिक गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक गांधी के रूप में जो हम जानते हैं वह जाना जाता है बाबा आमटे को। किन्हें जानते हैं? आधुनिक गांधी किन्हें कहा जाता है? तो आधुनिक गांधी कहा जाता है बाबा आमटे को। आधुनिक गांधी के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो बाबा आमटे को जाना जाता है, आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है। इनका पूरा नाम लिखा जाता है मुरलीधर देवीदास आमटे। इनका पूरा नाम क्या लिखा जाता है? इनका पूरा नाम लिखा जाता है मुरलीधर देवीदास आमटे लिखा जाता है, बाबा आमटे का पूरा नाम। बाबा रामचंद्र का संबंध ग्वालियर मध्य प्रदेश से आ जाएगा। बाबा रामचंद्र का संबंध कहाँ से आ जाएगा? तो इनका संबंध आ जाएगा ग्वालियर मध्य प्रदेश से। वे प्रसिद्ध किसान नेता व स्वतंत्रता सेनानी भी थे। राजेंद्र
प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं। राजेंद्र प्रसाद जो है यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं, ऑप्शनल के हिसाब से। जमनालाल बजाज जो चौथा ऑप्शन है, जमनालाल बजाज या महात्मा गांधी के अनुयायी थे और ये महात्मा गांधी के 5वें पुत्र थे, दत्तक पुत्र के रूप में थे जमनालाल बजाज जो थे। ठीक है, चलिए आते हैं 5वां प्रश्न पूछ रहा है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस जो मनाते हैं वह कब मनाते हैं? शहीद दिवस जो मनाते हैं तो शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। कब मनाते हैं शहीद दिवस जो मनाते हैं? वह 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस जो मनाते हैं वह कब मनाते हैं? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को इसलिए मनाते हैं कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। जिस दिन इनका जन्म हुआ उस तिथि को 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस? अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को यह जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए थे, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए, इसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाएगा कौन सा दिवस? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी को मनाया जाता है। छठा यहाँ पे प्रश्न आपका है कि देश प्रिय किनका उपनाम आ जाता है? देश प्रिय किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो देश प्रिय जो कहा जाता है वह कहा जाता है, देश प्रिय जो किनको कहा जाता है? देश प्रिय कहा जाता है यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को कहा जाता है। देश प्रिय किन्हें कहा जाता है? कहा जाता है यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को देश प्रिय के नाम से हम जानते हैं। किनको? यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को देश प्रिय के नाम से जानते हैं। यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को देश प्रिय कहा जाता है। देश बंधु जो कहेंगे किनको? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। दीन बंधु कहा जाता है किनको? तो CF एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है। और नेपोलियन जो था, नेपोलियन यह इटली में एकता का जन्मदाता माना जाता है। नेपोलियन जो था, ऑप्शन देखेंगे उसमें नेपोलियन जो था वह इटली में एकता का जन्मदाता माना जाता है। नेपोलियन जो माना जाता है, यहाँ देखिए उपनाम जो है जिनके कि सीमांत गांधी, इन्हें क्या कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल का उपनाम लौह पुरुष लिखा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम लिखा जाता है विरोधाभासों का मिश्रण। नेपोलियन बोनापार्ट का उपनाम लिखा जाएगा मैन ऑफ डेस्टिनी। और ग्लैडस्टोन का उपनाम लिखा जाता है ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन लिखा जाता है, ग्लैडस्टोन का लिखा जाएगा। अकबर का जो लिखा जैनुल आब्दीन का लिखा जाता है कश्मीर का अकबर लिखा जाता है। ये जो है इनका उपनाम आ जाता है। ठीक है, चलिए तो आते हैं अब 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसमें आगे चुनना है आपको कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है उसमें क्या है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वह क्या है, उसमें क्या करना है। इसमें कह रहा है कि इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 1999 को हुआ था। 1 अप्रैल 1999 को हुआ था। सही बात है कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल कब हुआ था? 1 अप्रैल 1999 को इसका शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत केंद्र राज्य राशि का अनुपात कितना? 25:75, यानी केंद्र का 25 आ जाएगा, 75% केंद्र का आ जाएगा और 25% जो आ जाएगा वह क्या जो है राज्य का आ जाता है। केंद्र राज्य का राशि का अनुपात कितना? 25:75 आ जाएगा। समूह रीति अपनाने पर बल देती है। जो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना है यह किस पे? तो समूह रीति अपनाने पर यह बल देती है। यह भी सही है कि यह समूह जो है रीति अपनाने पर बल देती है, यानी कि इसमें से सभी ऑप्शन जो है इसके सही है। इसमें सभी ऑप्शन इसके सही आ जाते हैं। 8वें प्रश्न पे आते हैं कि कौन सा युग्म सुमेलित है, मतलब कौन सा युग्म जो है इसमें सही सुमेलित किया जाए। सही है, इसमें जो है कौन सा युग्म सुमेलित है? यहाँ है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वह कहाँ अवस्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है यहाँ आपका जो है ये दिया हुआ है, ये गलत आ जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यहाँ है नहीं। और दूसरा है ISRO उपग्रह केंद्र थुम्बा, SHAR सार यानी बेंगलुरु स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, यानी ऑप्शन डी जो है एकमात्र ऐसा है जो इसमें सही ऑप्शन इसका यहाँ पे काम कर रहा है। ऑप्शन डी जो है इसका सही ऑप्शन यहाँ पे काम कर रहा है। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आपका कहाँ आ जाएगा? तो यह आ जाता है अहमदाबाद में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ आ जाएगा? तिरुवनंतपुरम केरल में आ जाता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ आ जाएगा? यह आ जाएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में आ जाता है, जिसे हम सार के नाम से जानते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु
बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया गया है। रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन जो है, रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन यह थुम्बा तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है, रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन जो आ जाएगा। चलिए 9वें प्रश्न पे आते हैं। 9वें प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि कौन सी गुप्तचर संस्थान या कौन सी जो है सेवा अभिकरण किस देश की है। तो फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस, ये जो है फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस जो है यह किस देश की आ जाएगी। फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस जो आ जाती है वह कहाँ की आ जाती है। तो फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस जो आ जाएगी दोस्तों, यहाँ इसका एक ऑप्शन उधर भी है। तो फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस जो आपका आ जाएगा, यहीं पे बताते हैं आपको कि आ जाता है, यह रूस का आ जाएगा। फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस किसका आ जाएगा, रूस का आ जाता है। फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस जो आ जाएगा रूस का आ जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो आ जाता है वह किसका आ जाता है, तो यह चीन का आ जाता है। सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस जो आ जाएगा वह किसका आ जाएगा, तो यह ब्रिटेन का आ जाता है। मोसाद कहाँ का, तो मोसाद जो आपका वहाँ जो ऑप्शन कट गया है उस पर है कि मोसाद जो है वह कहाँ का आ जाएगा, वह इजराइल का आ जाता है। मोसाद कहाँ का आ जाएगा, इजराइल का आ जाता है। तो उसके अनुसार ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब के रूप में चुना जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब के रूप में चुना जाता है। इसी में आएगा कि रॉ कहाँ की आ जाती है, रॉ जो है वह कहाँ की आ जाती है। तो दोस्तों देखिए इजराइल की प्रमुख एजेंसी कौन सी आ जाती है, तो इजराइल की प्रमुख एजेंसी आ जाती है द मोसाद आ जाती है। ब्रिटेन की जो आ जाती है वह सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस आ जाती है। चीन की जो गुप्तचर संस्थान है वह है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है। रूस में जो काम करता है वह कौन है, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस काम करती है। भारत की अगर गुप्तचर संस्थान की बात करें तो वह आ जाता है रॉ है, आईबी है, सीबीआई है, ये सब भारत में काम करते हैं। चलिए 10वें प्रश्न पे यहाँ आते हैं। 10वां प्रश्न है कि गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। गुड अर्थ के जो लेखक है वह लेखक है पर्ल एस बक। गुड अर्थ पुस्तक कौन लिखे थे, तो गुड अर्थ पुस्तक लिखे थे पर्ल एस बक लिखे थे। गुड अर्थ पुस्तक जो लिखे थे कौन लिखे थे, पर्ल एस बक लिखे थे। ठीक है, गुड अर्थ पुस्तक कौन लिखे हैं, तो गुड अर्थ पुस्तक जो लिखे हैं वह लिखे हैं पर्ल एस बक हैं। पर्ल एस बक कहाँ के हैं, तो अमेरिका के नागरिक है। पर्ल एस बक जो है वह कहाँ के हैं, अमेरिकी नागरिक हैं। पर्ल एस बक कहाँ के हैं, अमेरिकी हैं। पर्ल एस बक की रचना जो है यह है ईस्ट विंड वेस्ट विंड, किसकी है, पर्ल एस बक की रचना है। ईस्ट विंड वेस्ट विंड सन्स इत्यादि जो है इनकी रचना है, किनकी, तो पर्ल एस बक की रचना है। कुछ और पुस्तकें यहाँ देखेंगे, द वर्ल्ड इज आई सी इट कौन लिखे, तो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा था। एयरपोर्ट पुस्तक कौन लिखे, ऑर्थर हेले लिखे। प्राइस ऑफ पावर के लेखक हैं सैमुअल हर्स आ जाएंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन लिखे, हेनरी मिलर द्वारा लिखा गया था। द चाइना पैसेज कौन लिखे थे, तो जेक के गॉलब्रेथ लिखे थे। गुलिबल ट्रेवल्स के लेखक कौन है, जोनाथन स्विफ्ट आ जाएंगे, गुलिबल ट्रेवल्स के लेखक है। जंगल बुक कौन लिखे हैं, तो जंगल बुक के लेखक है रुडयार्ड किपलिंग लिखे हैं। जंगल बुक कौन लिखे हैं, जंगल बुक जो लिखे हैं तो वह रुडयार्ड किपलिंग लिखे हैं, जंगल बुक के जो रचनाकार हैं। चलिए 11वें प्रश्न पे आते हैं कि भारतीय रेयर अर्थ जो है, भारतीय रेयर अर्थ्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो भारतीय रेयर अर्थ्स जो इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय आ जाएगा वह आ जाएगा मुंबई में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, मुंबई में भारतीय रेयर अर्थ्स का मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है, तो मुंबई में अवस्थित है। इसे 1950 ईस्वी में एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कब, 1950 में इसे शामिल किया गया था। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है खुदाई करना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, खुदाई करना होता है। यहाँ खुदाई के द्वारा ही थोरियम, सिलिमेनाइट, इल्मेनाइट इत्यादि जो है उत्पादन किया जाता है। किसका किसका, थोरियम, सिलिमेनाइट, इल्मेनाइट का जो उत्पादन किसके द्वारा, खुदाई के द्वारा होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो यह बेंगलुरु में अवस्थित है। फिर आ जाएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय अवस्थित है। फिर आ जाएगा कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, तो ये राजमुंद्री में अवस्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ अवस्थित है, तो चमड़ा अनुसंधान आ जाएगा, यह चेन्नई में आ जाता है। चमड़ा अनुसंधान जो आ जाता है यह कहाँ पे आ जाएगा, चेन्नई में आ जाएगा। रमन अनुसंधान संस्थान जो आपका अवस्थित है वह कहाँ, तो यह बेंगलुरु में, रमन अनुसंधान बेंगलुरु में अवस्थित है इसका। ठीक है, चलिए आते हैं 12वें प्रश्न पे आते हैं। 12वां प्रश्न है यहाँ पे पूछ रहा है कि जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जनगणना जो आता है, या जनगणना जो आ जाएगा यह आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाता है, जनगणना आ जाता है या गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ जाता है। जनगणना जो आ जाता है किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जनगणना संगठन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहली नियमित जनगणना कब की गई थी, तो 1881 में पहली नियमित जनगणना कराई गई थी। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली नियमित जनगणना कराई गई थी।
जनगणना जो है वह गृह मंत्रालय के द्वारा महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। ठीक है, 2011 में यह भारत की 15वीं जनगणना रही थी। 2011 में पूरे भारत की 15वीं जनगणना, और स्वतंत्र भारत का अगर पूछेगा तो यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना रही थी। प्रत्येक जनगणना जो है प्रत्येक कितने वर्षों पे जनगणना, प्रत्येक 10 वर्षों पे आयोजित किया जाता है जनगणना जो है। इसमें अगर आपसे प्रश्न आए कि जनसंख्या का अध्ययन किस में किया जाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन जो किया जाता है वह किया जाता है आपका किस में, तो जनसंख्या का अध्ययन आ जाएगा वह डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। 2011 की जनगणना जो थी उसका थीम क्या दिया गया था, उसका थीम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का जो थीम दिया गया था वह क्या दिया गया था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य दिया गया था। यहाँ 2011 की जनगणना का थीम था। पहली जाति आधारित जनगणना भारत में जो कराई गई थी वह कब कराई गई थी, 1931 में प्रथम जाति आधारित जनगणना कराई गई थी। चलिए फिर आते हैं हम 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न यहाँ पे है कि पश्चिमी घाट को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया था। पश्चिमी घाट को यूनेस्को का विरासत स्थल जो घोषित किया गया था वह कब घोषित किया गया था, तो पश्चिमी घाट को जो घोषित किया गया वह 2012 में किया गया। पश्चिमी घाट को यूनेस्को का विरासत स्थल सूची में 2012 में इसे शामिल कर लिया गया था। ठीक है, कब शामिल किया गया था, 2012 में इसे शामिल कर लिया गया था। 14वां प्रश्न यहाँ आपका आ जाता है कि वंशधारा नदी विवाद किन दो राज्यों के मध्य अवस्थित है। तो वंशधारा नदी विवाद जो आपका आ जाएगा वह आ जाएगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य आ जाएगा। वंशधारा जो नदी विवाद आ जाएगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाएगा, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। वंशधारा जो आ जाता है वह आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। कावेरी जल विवाद जो आपका चल रहा है, कावेरी जल विवाद यह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में चल रहा है। कृष्णा नदी जल विवाद यह चल रहा है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। कावेरी दो राज्यों के बीच में, किसके किसके, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। जबकि कृष्णा नदी जल विवाद जो चल रहा है वह 3 राज्यों में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में चल रहा है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी जो है उसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे, तो गोदावरी को, और दक्षिण की गंगा कहा जाएगा तो कावेरी को कहा जाता है। इसी में अगर आपसे पूछे कि वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा किन्हें कहा जाता है, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है किसे, तो वह गोदावरी नदी को जाना जाता है। वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। चलिए 15वां प्रश्न यहाँ आ जाता है। 15वां प्रश्न है आपका, 15वां प्रश्न यहाँ क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। 15वें प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित युग्मों को कौन सा सुमेलित नहीं आ जाएगा, यानी कि 15वें प्रश्न में जो है कौन सा सुमेलित नहीं आ जाएगा। तो इसमें जो है TCS जो है, TCS का मतलब ऑप्शन 4 में जो है यहाँ पे चलेंगे TCS यानी टाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है यह गलत है। टाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज नहीं होगा, ये हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, इसका जो फुल फॉर्म आ जाएगा ये लिखेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वह सुमेलित आ जाएगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आ जाएगा। TCS का पूर्ण रूप क्या आता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आ जाता है यहाँ पे। KFC का एक होम डिलीवरी कंपनी है जिसका नाम लिखा जाता है केंटुकी फ्राइड चिकन। क्या लिखा जाता है, केंटुकी फ्राइड चिकन। KFC हम लोग बहुत खाते हैं ना, KFC का बर्गर, KFC का चिकन जो खाते हैं वो उसका लिखा जाता है केंटुकी फ्राइड चिकन लिखा जाता है। KFC जो है इसकी स्थापना हॉरलैंड सैंडर्स ने किया था। हॉरलैंड सैंडर्स ने किया था, कब किया था, तो 1930 में हॉरलैंड सैंडर्स ने KFC की स्थापना कर दिया था। 16वां प्रश्न यहाँ पे हम चलते हैं कि 16वां प्रश्न है यहाँ पे कि प्रसिद्ध पिंजर गार्डन कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों पिंजर गार्डन जो अवस्थित है वह पिंजर गार्डन अवस्थित है चंडीगढ़ में। पिंजर गार्डन कहाँ अवस्थित है, तो पिंजर गार्डन चंडीगढ़ में अवस्थित है। पिंजर गार्डन जो अवस्थित है कहाँ अवस्थित है, यह चंडीगढ़ में पिंजर गार्डन अवस्थित है। पिंजर गार्डन कहाँ, तो पिंजर गार्डन आपका आ जाएगा हरियाणा के पंचकुल जिला के पिंजौर में अवस्थित है, चंडीगढ़ शहर में। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में अवस्थित है। इसका निर्माण नेकचंद द्वारा कराया गया था। नेकचंद सैनी ने रॉक गार्डन का निर्माण करवाया था। ईडन गार्डन, तो ईडन गार्डन कहाँ है, कोलकाता में ईडन गार्डन है। क्रिकेट स्टेडियम है ईडन गार्डन जो आ जाएगा वह कोलकाता में आ जाएगा, जो क्रिकेट स्टेडियम है।
चंडीगढ़ जो था, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? तो ली कार्बूजियर था चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार। चंडीगढ़ भारत का एक नियोजित शहर बसाया गया था चंडीगढ़ जो था। ली कार्बूजियर जो आया था यह फ्रांस से आया था। ली कार्बूजियर कहाँ से आया था? यह फ्रांस से आया था। चलिए 17वां प्रश्न यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का राज्य पशु आ जाएगा? तो आंध्र प्रदेश का जो राज्य पशु आ जाता है वह आ जाता है कृष्ण मृग आ जाता है। कौन आ जाता है? राज्य पशु आ जाएगा कृष्ण मृग। कृष्ण मृग का मतलब होता है काला हिरण। आंध्र प्रदेश का जो राज्य पशु आ जाएगा वह कौन आ जाएगा? कृष्ण मृग आ जाता है। और कृष्ण मृग का क्या होता है? काला हिरण लिखा जाता है। बिहार का राजकीय पशु यहाँ बैल दिया है, लेकिन बिहार का राजकीय पशु जो अब आ जाएगा वह रीछ आ जाएगा। बिहार का राजकीय पशु आ जाएगा रीछ आ जाता है। हरियाणा और पंजाब का राजकीय पशु जो यहाँ का राजकीय पशु यहाँ का भी कृष्ण मृग ही आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? कृष्ण मृग यानी काला हिरण आ जाएगा। एक सींग वाला गेंडा जो असम में काजीरंगा अभयारण्य में अवस्थित है, तो काजीरंगा का राजकीय पशु जो आ जाएगा वह कौन सा आ जाएगा? एक सींग वाला गेंडा आ जाता है। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा आ जाता है। यहाँ पे है कि आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किया गया था। तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश जो गठित हुआ था वह कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर लिया गया था। किसके आधार पे? भाषा के आधार पे कर लिया गया था। चलिए 18वां प्रश्न यहाँ आपका आता है, महाभारत के उस चित्र का नाम बताएं। नाम क्या है जिसे महाभारत का युद्ध को देखने के लिए दैवीय दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था, और यह वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध की घटना का क्रम का वृतांत सुनाया करता था। वह कौन था जो घटना का वृतांत सुनाया करता था? तो उसका नाम संजय था। आप सुने होंगे कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत युद्ध जब चल रहा था तो बार बार धृतराष्ट्र नाम ले रहे थे कि संजय युद्ध में क्या हो रहा है इसका हमें जानकारी दिया जाए। तो ये संजय था जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त था। ठीक है, किसे प्राप्त था? तो यह संजय को प्राप्त था, दिव्य दृष्टि जो प्राप्त था। महाभारत में धृतराष्ट्र को युद्ध की कमेंटेटरी सुनने वाले संजय थे। कमेंटेटरी सुनाते थे बेचारा, धृतराष्ट्र को सुनाते थे कि राइट हैंड ओवर द विकेट जो चल रहा है यहाँ पे जो है भगवान अर्जुन जो है एकदम ओवर द राइट हैंड ओवर द विकेट लेके जा रहे हैं और ये गिल्ली उड़ा दिए। ठीक है, तो इनका कमेंटेटरी सुनाने का काम किनका था? इस संजय का था। संजय जो थे, संजय महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे। किनके थे? महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे। महाभारत का युद्ध जो लड़ा गया वो कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धारी थे। ये धनुष चलाने में जो अर्जुन थे ये बहुत ही सटीक थे, बहुत ही इनका सटीक निशाना हुआ करता था। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव लिखा जाता है। अर्जुन के धनुष का नाम क्या लिखा जाता है? गांडीव लिखा जाता है। और महाभारत युद्ध जो चला यह कुल 18 दिनों तक चला था। कितना दिनों तक? 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। महाभारत ग्रंथ की रचना कौन किए थे? तो महाभारत ग्रंथ के रचनाकार जो है महर्षि वेद व्यास है, जो महाभारत लिखे थे। रावण जो था जिसे भगवान राम ने वध किया था, उस रावण के तलवार का नाम लिखा जाता है चंद्रहास। रावण के तलवार का नाम लिखा जाता है चंद्रहास लिखा जाता है। चलिए 19वां प्रश्न यहाँ पे कहता है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो आ जाएंगे वह इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से संबंधित है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है वह किससे संबंधित है? तो वह अर्थशास्त्र से प्रोफेसर अमर्त्य सेन संबंधित है। किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र से संबंधित है। इन्हें अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ये ध्यान देना है कि नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1998 में, और भारत रत्न कब मिला? 1999 में। मतलब भारत रत्न बाद में मिला है भारत से पुरस्कार, और नोबेल पुरस्कार 1 साल पहले यानी 1998 में मिला है। भारत में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले हरगोविंद खुराना को मिला। यह कब मिला? 1968 में दिया गया था चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था। और विज्ञान के क्षेत्र में अगर किसी को मिला तो वह सीवी रमन है, जिन्हें 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया था। 20वां प्रश्न यहाँ पे है। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? आयरन चांसलर के नाम से जो जाना जाता है किसे कहा जाता है? तो आयरन चांसलर कहा जाता है ऑटो वन बिस्मार्क को कहा जाता है। आयरन चांसलर कहा जाता है ऑटो वन बिस्मार्क को कहा जाता है। ऑटो वन बिस्मार्क को आयरन चांसलर के रूप में हम जानते हैं। क्या कहा जाता है? आयरन चांसलर कहा जाता है। ऑटो वन बिस्मार्क रियल पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? रियल पॉलिटिक्स के लिए ऑटो वन बिस्मार्क जाने जाते थे। इन्होंने जर्मनी भाषी राज्यों का एकीकरण किया और एकीकरण करके जर्मन साम्राज्य स्थापित किया था। कौन? जर्मन साम्राज्य कौन लाए थे? तो बिस्मार्क लाए थे। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह शासक था। एडोल्फ हिटलर जो था वो कहाँ का? जर्मनी का तानाशाह शासक था।
हिटलर की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष, कौन लिखा? एडोल्फ हिटलर लिखा। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित था नेपोलियन बोनापार्ट जो था। चौथा ऑप्शन जो आपका आता है कि चंगेज खां। चंगेज खां, ये जो है आपका पहला ऑप्शन आता है चंगेज खां। तो चंगेज खां जो था वह कहाँ का? चंगेज खां मंगोल का शासक था, मंगोल का आक्रमणकारी था चंगेज खां। माना जाता है कि अभी भी चाइनाई प्रांत में जो है चाइना आ गया, उसके उधर ताइवान आ गया, उसमें लगभग माना जाता है कि हर 100 या हर 50 में एक बच्चा जो है वह चंगेज खां से संबंधित है। ठीक है, इतना क्रूर था उस समय चंगेज खां, बहुत ही क्रूरता पूर्वक शासन किया था। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर जब कल आएंगे तो कल बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।